एवरीवन, वेलकम टू केम स्टडी जोन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल काइनेटिक्स की इस दुनिया में, जहाँ पे हम केमिकल काइनेटिक्स को एकदम बेसिक से उठा के एक एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं। ठीक है। सो कैन आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक्स हमारे पास क्लियर होते चले जा रहे होंगे आपके, और आप एक एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट कर रखा है, दो मेथड्स मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आज हम एक थर्ड मेथड देखेंगे। ठीक है, और बाकी बचे हुए मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ऑर्डर निकालना, कोई भी आपको डाटा गिवन हो उससे आपको ऑर्डर निकालना, ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो लेक्चर नंबर 13 डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने थर्ड मेथड से। और थर्ड मेथड का नाम है हमारे पास वेंट हॉफ डिफरेंशियल मेथड। वेंट्स हॉफ डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, नाम में क्या रखा है, हमें तो इसके पीछे का कंसेप्ट समझना है। ठीक है। सो अब आप ये देखो, अब हमें डाटा जो गिवन होगा वो हमें किस किस के बीच में डाटा गिवन होगा, रेट और कंसंट्रेशन। मैंने आपको कौन कौन से डाटा करवा दिए। जब हमें कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में डाटा गिवन हो तब हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मेथड लगाना है। जब हमारे पास टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में डाटा गिवन हो तब हमने फ्रैक्शनल चेंज मेथड लगाना है, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई। वहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला मैंने बताया, उसको याद कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला एकदम से। ठीक है। और अब हम सीखने वाले हैं डिफरेंशियल मेथड, जिसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे कि हमें डाटा जो गिवन होगा ना वो किसके बीच में होगा, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। अब ध्यान से समझना ये बात, यहाँ पे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, अपनी कहानी तो एक जनरल रिएक्शन से स्टार्ट होती है। ठीक है, जनरल रिएक्शन कंसिडर करके चलते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास है ए से बन रहा है प्रोडक्ट पी। ठीक है जी। अब अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूँ तो आप एक थ्योरेटिकल रेट लिखते थे कैसे, माइनस डी ए बाय डी टी दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी लिखते थे। ठीक है। और एक रेट हमारे पास होता था एक्सपेरिमेंटल रेट लो एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते थे, वो कैसे लिखते थे, दैट रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, और ए अगर तो जीरो ऑर्डर हुआ तो ए की पावर जीरो हो जाएगी। अगर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो हम ए की पावर वन कर देंगे। अगर ये सेकंड ऑर्डर हुआ तो के ए की पावर टू कर देंगे। ऐसे करते चले जाते हैं, थर्ड हुआ तो थ्री कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। तो मैं इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, ए रेस टू पावर, अगर मैं सबको मिटा दूं और यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूं ए रेस टू पावर एन। अब एन क्या है, एन ऑर्डर ही तो है, जीरो है, फर्स्ट है कि सेकंड है, वो एन आ जाएगा। यही हमने पता करना है। हमें रेट और कंसंट्रेशन का डाटा गिवन है, चाहे आप एक इमेजिनरी अपनी तरफ से कोई डाटा कंसिडर कर लो। ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी तरफ से। लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे है रेट, इस तरफ रेट और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ हमारे पास कंसंट्रेशन सी। सी मान लो, ए मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो ये बना R1 R2 R3, इधर C1 मान लो, C2 मान लो, चाहे C3 मान लो, A1 A2 A3 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R इज इक्वल्स टू के ए रेस टू पावर एन, एन हमने निकालना है। ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो आप ले रहे हो, जैसे R1 है तो उस जब C1 है तब उसका रेट R1 है, जब C2 कंसंट्रेशन है तब उसका रेट R2 है। तो ऐसे अगर मैं R1 के लिखना चाहूँ तो वहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, के। अब A माना है मैंने यहाँ पे, तो चलो आप इसको A ही कर लो, नहीं तो यहाँ पे C कर लो, चलो यहाँ A कर लो यार, क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ A कर लो। तो इधर A कंसंट्रेशन है मेरे पास। ठीक है, इधर मैं मान लेता हूँ अपने पास A1, इधर A2 मान लेते हैं, इधर हमारे पास A3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, A1 की पावर n, A1 की पावर n,
है ना, ये बनेगा। अगर मैं R2 लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, K A2 की पावर n, बस सिंपल। अब हमारे पास दो इक्वेशंस, जैसे पिछली बार मैंने आपको पीछे वाले में मेथड में करवाया था, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, ये वैसा ही तो है, बस रेट और कंसंट्रेशन के बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपको डाटा गिवन है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप R1 को R2 के साथ डिवाइड कर दो, रेट कांस्टेंट K से रेट कांस्टेंट K कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, A की पावर n, और नीचे भी क्या बन जाएगा, A2 की पावर n। ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिखेंगे, R1 R2 दैट इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 की पावर n। बस अब क्या काम है, अगला नेचुरल लॉग ले लो। अब हमें इसको जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं, हम एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे। ठीक है, वहां पे बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, सीधा n की वैल्यू आ जाएगी, हमारा काम सर जाएगा। ठीक है, इतना काम हम लोगों को करना है। तो क्या करेंगे, देखो नेचुरल लॉग ले लो, नेचुरल लॉग ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू n नेचुरल लॉग ऑफ A1 अपॉन A2, बस ये वाला काम है हमारे पास। अब n एक साइड रख लो, बाकी क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ A1 अपॉन A2। अब ये मेरे पास क्या आ गई है, एक फॉर्म आ चुकी है। अब आप इस फॉर्म को चाहे जितनी मर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लो, वो तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, चाहे जितनी मर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट करते जाओ, कोई वो नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ R1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ R2 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ A1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A2। लो जी, अब R1 R2 A1 A2 की वैल्यू पुट करो, हमारे पास ऑर्डर निकल जाएगा। अब बात ये है कि हमें बार बार ये करने की जरूरत नहीं है कि जीरो ऑर्डर के लिए देखो, पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो, फिर सेकंड ऑर्डर ना, जनरल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, और हमें जरूरत भी किसकी है, R1 और R2 की जरूरत है। हमें अगर ज्यादा डाटा दे रखा है तो हम पहले R1 और R2 और A1 और A2 से भी अपना ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बहुत आसान है, अगर एक्सप्रेशन हमें याद है तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। और याद भी इसको आप लॉजिकल वे में कर सकते हो, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में है तो R1 R2, नीचे भी A1 A2, देखो 1 1 R1 R2 A1 A2, बस कहानी का तो नेचुरल लॉग तो लगाना ही है। ठीक है, ये हमारे पास काम क्या हो जाता है, जब हमारे पास रेट और कंसंट्रेशन का रिलेशन हो, और इसको बोलते हैं वेंट्स ऑफ डिफरेंशियल मेथड, वेंट्स ऑफ डिफरेंशियल मेथड। सो ये हमारे पास एक मेथड हुआ जिसके अंदर हमने ऑर्डर को डिटरमिन करना सीखा। फोर्थ मेथड की बात करते हैं, फोर्थ मेथड है हमारे पास, फोर्थ मेथड है जब हमारे पास, आपको फोर्थ मेथड का पहले नाम बता देता हूं मैं, रेशो वेरिएशन मेथड। क्या है हमारे पास, रेशो वेरिएशन मेथड, रेशो वेरिएशन मेथड। अब इस रेशो वेरिएशन मेथड में हमें करना क्या है, रेशो वेरिएशन मेथड में हमें, आपको कोई भी एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करके चलता हूं मैं, लेट अस सपोज मेरे पास है A प्लस B गिव राइज टू P, है ना। आप बोलोगे B भी इंक्लूड कर लिया, कोई बात नहीं, बताता हूँ मैंने क्यों करा। तो रेशो वेरिएशन मेथड में आपको क्या होगा, यहाँ पे कोई स्पेशल आपको कोई वो नहीं है, सिंपल आपको न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है और रेशो वेरिएशन मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। रेशो वेरिएशन मेथड की क्या पहचान है, इसकी पहचान एक ही है, आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि A की कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी, B की कंसंट्रेशन मैंने नहीं छेड़ी, अब रेट हमारे पास ट्रिपल हो गया या दुगना हो गया या 8 टाइम्स हो गया, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में लिखने को मिलेगा। ठीक है, लेट अस सपोज, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे क्योंकि हमें ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे और इसकी सीधी पहचान होती है, और ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस हमने दोनों के रेट्स को कंपेयर करके डिवाइड करके आंसर निकाल देना होता है। ठीक है, अब जैसे पहले इसका रेट लिख के बताओ, इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के A रेस टू पावर P, कोई भी P ले लो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा B रेस टू पावर Q, है ना, और P प्लस Q क्या बनाएगा, टोटल ओवरऑल ऑर्डर बनाएगा, जिसको हम ऑर्डर को N बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास ऑर्डर होता है।
दोनों को मिला के P और Q दोनों को प्लस करके ऑर्डर बनता है, मैंने बता रखा है पहले से भी। अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ, लेट एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, मतलब एक तरह से इसको क्वेश्चन के रूप में ही समझा जाएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे तो बस ये इक्वेशन तक लिख के खत्म हो जाएगा, पर नहीं, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लेट अस सपोज मैं ये अपनी तरफ से मान रहा हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स डबल, concentration of A becomes double, but concentration of B is constant, इसको मैंने कोई डबल ट्रिपल कुछ नहीं करा, and the rate, and it was observed that rate of the reaction becomes 8 टाइम्स। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, बी की कंसंट्रेशन नहीं छेड़ी, और ये हमने ऑब्जर्व करा कि जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो 8 टाइम्स हो चुका है। तो पहले रेट कितना था, इसको R1 मान लेते हैं, R1 दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर पी बी रेज टू पावर क्यू। अब सेकंड टाइम पे जो रेट है वो कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, किससे, पहले वाली से। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी शायद करवा रखा है, मेरे को यहाँ तक याद है, ये मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब सेकंड जब हमने कंसंट्रेशन ए की डबल करी तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो गया, किससे, पहले वाले रेट से डबल, मतलब डबल करने पे 8 टाइम्स हो गया। तो यानी कि अब जो नया रेट आएगा वो 8 टाइम्स ऑफ R1 होगा, मतलब पिछले वाले R1 से 8 टाइम्स हो गया। कब हुआ, जब मैंने ए की कंसंट्रेशन 2A ले ली। अब 2A की पावर P है और B रेज टू पावर Q का Q ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज़ होगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पहले वाली इक्वेशन को, ये जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, अब डिवाइड कर दो। तो R1 अपॉन 8R1 दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या था, के ए रेज टू पावर पी क्यू रेज टू, सॉरी बी रेज टू पावर क्यू आएगा, बी रेज टू पावर क्यू डिवाइडेड बाय के, यहाँ पे 2A रेज टू पावर P और B रेज टू पावर Q। अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो B की पावर Q, B की पावर Q कट जाएंगे, रेट कांस्टेंट K कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा क्या, उसको लिख लेते हैं, 1/8 दैट इज इक्वल्स टू A रेज टू पावर P डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर P अलग कर लो और इधर से A रेज टू पावर P अलग कर लो। कर सकते हैं हम लोग ऐसे। अब A रेज टू पावर P और A रेज टू पावर P भी आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 2 रेज टू पावर P इंटू 1/8। अब यहाँ पे 2 है और इधर मेरे पास 8 है, तो मैं कैसे करूँगा इसको सॉल्व, इसको मैं 2 की टर्म्स में लिख सकता हूँ। कैसे, कितना कितना पावर बनेगा, 2 की कितना पावर बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी कि ये 3 आ जाएगा पावर इसका, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर P। अब P कितना आ गया, 3, P कितना आ गया, 3, यानी कि जो हमारे पास ओवरऑल रेट बनेगा वो कितना बनेगा, के ए रेज टू पावर 3, और B तो हमारे पास, अगर A रेज टू पावर 3 बन रहा है तो इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम A देखेंगे, A की विद रिस्पेक्ट टू थर्ड ऑर्डर आया, और B तो हमारे पास वैसे ही कट गया, B तो हमारे पास वैसे ही कट गया, B तो कांस्टेंट है, अगर B कांस्टेंट है तो B के ऊपर हमारा रेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो ओवरऑल रेट भी कितना आ जाएगा, ओवरऑल जो ऑर्डर आ जाएगा इससे वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि B के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, B तो पहले ही कट गया, B रेज टू पावर जो Q है वो कट चुका है, और B तो आप दिमाग ये भी लगा सकते हो कि B तो कांस्टेंट है, मतलब कंसंट्रेशन उसकी चेंज नहीं हो रही, और ऐसी रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब ए की कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, जो ऑर्डर है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाता है, तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाती हैं। तो ऐसी वाली रिएक्शंस आपको ऐसे पेपर में आती हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पता लग गया, हमारे पास 3 है, तो हमने एक क्वेश्चन के रूप में ये वाला
कंसेप्ट को समझने की अंडरस्टैंड करा, और इस क्वेश्चन का सीधा रेशियो वेरिएशन मेथड हम डायरेक्टली उसके ऊपर लगा देते हैं जब हमें क्या मिला हो, ऐसे कि ए डबल हो गया, बी डबल हो गया, जैसे ट्रिपल हो गया, तो रेट को ये फर्क पड़ा तो कंपेयर करके ऐसे कर लेना है। तो ये रेशियो वेरिएशन मेथड होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड सीखते हैं जो कि हमारा एक लास्ट मेथड है। कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। फिफ्थ मेथड देखते हैं। ये आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं समझाए हुए, ठीक है, मैंने आपको इसको डिटेल में समझा दिए। अब मैंने आपको ये भी इसके जनरल फॉर्मूलाज भी बता दिए, जनरल एक्सप्रेशंस भी बता दिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नहीं कुछ समझ में आएगा तो पूछना। ठीक है, फिफ्थ वाला जो हमारे पास है वो मेथड क्या है, ऑसवाल्ड ओसवाल्ड ठीक है, आइसोलेशन मेथड, ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। अब ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला कंसेप्ट आप कब लगाओगे, देखो ये बहुत आसान है। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको एक जनरल रिएक्शन गिवन होगी, ए प्लस बी गिव राइज टू, ऐसे करके सी प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अपने पास जो रेट है वो क्या होगा, रेट कांस्टेंट के, ए होगा, बी होगा, सी होगा, इनके ऊपर है पी क्यू, लेटर सपोज इधर है आर, ठीक है, सी की पावर है आर। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेट है इसका। अब यहाँ पे ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में आपको सिर्फ एक काम आपको गिवन होगा कि बी और सी की कंसंट्रेशन बहुत एक्सेस में है। पहला एजम्पशन मान के चलते हैं, लेट बी और सी इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है। अगर ये एक्सेस में होगा तो आप इसको हटा सकते हो इक्वेशन से। तो रेट जो है वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, सिर्फ ए रेस टू पावर पी पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको एजम्पशन मान के चलना पड़ेगा। और ये कब मान के चलोगे, यहाँ पे आपको डाटा गिवन होगा और उस डाटा में आपको ये मान के चलना है कि ए और बी और सी की कंसंट्रेशन एक्सेस में है। वो आप डाटा से एनालाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। पहले आप ये चीज समझो कि अगर ए दो की कंसंट्रेशन हमें एक्सेस में दे रखी है तो हमारा रेट सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, ए रेस टू पावर पी पे। अब आप इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, आगे चाहे आप इसमें रेशो वेरिएशन मेथड लगा लो। यहाँ तक इतना काम हमारे पास ओसवाल्ड का होता है, बाकी आगे काम हमारा रेशो वेरिएशन मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, आपको वो डिपेंड करेगा डाटा किस किस में दे सकता है। अगर आपको यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन के बीच में डाटा दे रखा है तो आप वेंट हॉफ मेथड भी लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रेशो वेरिएशन मेथड दे रखा है तो आप उससे भी निकाल सकते हो। मतलब कोई भी आप इसमें मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो वेंट हॉफ वाला मेथड भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, पर वो डिपेंड करेगा आपको इसके साथ डाटा किस पे दे रखा है, कि आपको रेट और कंसंट्रेशन के बीच में डाटा गिवन है। अगर तो गिवन है फिर तो आप वो वाला मेथड लगाओ, वेंट हॉफ वाला, और उसके जरिए आप डायरेक्टली ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी कि बी और सी आपस में क्या है, एक्सेस अमाउंट में, दो चीजें एक्सेस में हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। अगर आपको एक चीज भी एक्सेस में दे रखी है तो फिर हमारे पास रेशो वेरिएशन मेथड लग जाएगा। मान लो आपके पास सी एक्सेस में है तो सी हट जाएगा, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, मान लो सी एक्सेस में है तो यहाँ पे जो रेट है वो हमारे पास रेट कांस्टेंट के, फिर ए और बी बन जाएगा, और इधर बन जाएगा पी और क्यू, फिर हमारा रेशो वेरिएशन मेथड काम आएगा। रेशो वेरिएशन मेथड में आपको दे रखा होगा कि बी की कंसंट्रेशन को ये हुआ, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, रेट इतना हुआ, तो वहां से आप निकाल सकते हो। आप ए और सी दो हमारे पास क्या है, एक्सेस में, ए और सी। अब रेट हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, बी के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। इफ अगर मेरे पास ए और सी एक्सेस में हो जाए तो रेट जो है वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, बी के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, बी की पावर कितनी है, क्यू है। अब हमारा रेट इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड करने वाली बात यही है। फिर आप इसके अंदर दोबारा कौन सा मेथड लगा सकते हो, वेंट हॉफ्स डिफरेंशियल मेथड लगा दो, जहाँ पे आपको रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ वो दे रखा हो, डाटा दे रखा हो। ठीक है, सो ये हमारे पास थे कुछ 5 मेथड्स जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के डाटाज आपको प्रोवाइडेड होंगे, और उन डाटा के एनालिसिस के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना होता है, ऑर्डर को फाइंड आउट करना होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये इतने मुश्किल भी नहीं है, आसान है। बस आपको जो पहला मेथड मैंने आपको करवाया था कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, उस मेथड में आपको थोड़ा सा जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी आपको टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का तो सिंपल ही है, वहाँ पे आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया है। अगर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया।
ये रेशो वेरिएशन मेथड और ओसवाल्ड आइसोलेशन वाला मेथड्स में, इनमें तो आपको कंसेप्ट ही चलाना है, अपना माइंड चला के थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। सो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। आप बता देना अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हो, जब कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करने, तो हम उसको एक अलग से वीडियो लेक्चर में उसके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही रखेंगे वो वीडियो, जिसके अंदर हम वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज हमने काफ़ी हद तक थ्योरी पढ़ ली है ना, अगर देखा जाए तो हमारी काफ़ी हद तक थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब तक हमने क्या सीखा है पता है आपको? अब तक हमने इस 13 लेक्चर तक, आज तक हम लोग क्या सीखते हैं? कंसंट्रेशन का इफेक्ट ही सीखते आए हैं। मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाए होंगे, ठीक है, जाके देखो उस वीडियो लेक्चर को, मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग ज़रूर पढ़ाए हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग में मैंने अब तक आपको सिर्फ कंसंट्रेशन वाला डिटेल में पढ़ाया है, जिसमें कंसंट्रेशन का टाइम के साथ, कंसंट्रेशन का रेट के साथ सब फैक्टर्स हमने कंसंट्रेशन के रिलेटेड में पढ़ लिए हैं। अभी हम टेम्परेचर वाला फैक्टर भी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम एक कैटलिस्ट वाला फैक्टर बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी केमिकल काइनेटिक्स बहुत पड़ी हुई है, इसको आराम से बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए समझना, ये पक्का समझ में आएगा, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं होता ये, ठीक है। बेसिक्स जरूर क्लियर होने चाहिए। जैसे जैसे मैं जिस सीरीज ऑर्डर में मैं करवा रहा हूँ उस सीरीज को जरूर फॉलो करें, बिकॉज मैं एक सोच समझ के ये ऐसी सीरीज करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं मिक्स भी कर सकता था सब कुछ, है ना। आपके बुक्स में काफ़ी कुछ मिक्स सा कर रखा है, पहले आप इन लेक्चर्स को देखना, उसके बाद जाके बुक्स पढ़ना, तब जाके समझ में आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आए होंगे। ये थोड़े थोड़े से मेथड्स रह गए थे तो मैंने आपको वो करवा दिए इस वीडियो लेक्चर में। आप बता देना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शायद न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है, इन मेथड से रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी हो पाए, ठीक है। तो उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इस केमिकल काइनेटिक्स के सफ़र को और आगे लेके जाएंगे, एक एडवांस लेवल तक स्टडीज़ करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ। सो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।